गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 5 व्हेन पीपल रिबेल। तो ये जो चैप्टर है ये बात कर रहा है 1857 के रिवोल्ट के बारे में और उसके बाद क्या हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें क्या है कि जो 1857 में रिवोल्ट हुआ था वो उसका एक सीन कह सकते हैं, आप एक पेंटिंग कह सकते हैं। तो अब ये किसने रिवोल्ट किया था? ये जो हैं सिपाही और पीजेंट्स जो थे ये इकट्ठे हो गए नॉर्थ इंडिया में। मतलब ये रिवोल्ट जो है वो साउथ में नहीं पहुंचा था, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही रहा था। तो ये उस चीज़ का जो सीन है। तो अब क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट जो है वो बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। किंग, क्वीन, पेजेंट्स, लैंडलॉर्ड्स, ट्राइबल, सोल्जर, ये सारे इन सब के अपने अपने मोटिव थे और इन सब के सेंटिमेंट्स जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर्ट किए थे, तो जिसके कारण ये उनके अगेंस्ट रिवोल्ट पे आ गए। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि नवाब्स लूज देयर पावर। हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं कि जो नवाब्स थे, जो किंग्स थे, रूलर्स थे, उनकी जो पावर है वो ख़त्म हो रही थी, कम हो रही थी, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो उनको ओवरपावर कर रही थी। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द मिड 18th सेंचुरी। तो नवाब और राजा जो थे उनकी पावर्स जो है वो कम होती जा रही थी। तो नवाब्स कौन होते थे? क्योंकि राजा तो एक सेंटर मतलब अपने एरिया के कैपिटल सिटी में बैठता था, बाकी के एरियाज़ को देखने के लिए वो नवाब्स रखता था। मतलब उसका कोई भी रिश्तेदार, बेटा, कोई भी होगा तो वो नवाब बन के दूसरे एरियाज़ को मोनिटर करते थे। तो इस तरह से उन सबकी ही अथॉरिटी जो है वो कम होती जा रही थी। तो अब क्या था कि कंपनी के साथ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बहुत सारी नवाब फैमिलीज़ को जो है वो नेगोशिएट करना पड़ता था। जैसे रानी लक्ष्मीबाई जो है वो चाहती थी कि उसका जो अडॉप्टेड सन है उसको उसका वारिस माना जाए उसके किंगडम का, तो उसके हस्बैंड की डेथ के बाद, लेकिन कंपनी ऐसा मानने को तैयार नहीं थी। तो उसके बाद जो है नाना साहेब जो थे पेशवा बाजीराव सेकंड के अडॉप्टेड सन थे, तो वो भी चाहते थे कि जो उनको पेंशन मिल रही है तो वो उनके बाद उनके बेटे को भी उनकी डेथ के बाद जो है उनके बाद उनको भी वो पेंशन मिले। बट कंपनी जो है कंपनी अब ये देख रही थी कि हम काफ़ी सुपीरियर हैं, मींस हमारी मिलिट्री पावर इनसे कहीं ज़्यादा है, तो हम इनकी बात क्यों माने। मतलब अगर वो मिलिट्री वाइज स्ट्रॉन्ग होते राजा तो फिर कंपनी को बात माननी पड़ती, बट अब कंपनी की मिलिट्री ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी रूलर से, राजा से, तो अब कंपनी किसी भी तरह से झुकने को तैयार नहीं थी। तो अवध जो है वो लास्ट टेरिटरी था जिसको अनेक्स किया। 1801 में सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी लेके आए थे। तो सब्सिडरी अलायंस क्या था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो किंग्स को ये कह रहे थे कि आप लोग अपनी मिलिट्री मत रखिए, आप हमारे साथ मिलके हम अपनी मिलिट्री रखेंगे, आपको जब भी चाहिए होगी हम आपको हेल्प के लिए मिलिट्री जो है वो दे देंगे, लेकिन उसके सारे खर्चे जो हैं वो आप ही दोगे। तो इस तरह से सब्सिडरी अलायंस काफ़ी राजाओं ने साइन कर ली थी और कुछ ने नहीं भी की थी। ठीक है, तो उसके बाद जो अवध है, अवध जो गवर्नर जनरल थे डलहौजी, उन्होंने कहा कि जो अवध है वो काफ़ी मिसगवर्न हो रहा है, मतलब कि वो राजा जो है उसको मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो हम उसको ज़्यादा अच्छे से मैनेज करेंगे, तो इसलिए हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। तो इस तरह से मुग़ल डायनेस्टी जो है मतलब मुग़ल डायनेस्टी भी एंड में आ गई थी, मतलब ख़त्म होते जा रही थी, उनकी पावर जो है वो कम होती जा रही थी। तो इवन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने मुग़ल रूलर्स का क्वाइंस मिंटिंग जहाँ पे होती थी वहाँ से नाम भी हटा दिया था। तो 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने कहा था कि जब जैसे ही बहादुर शाह जफ़र की डेथ हो जाएगी तो जो मुग़ल फैमिली है इनको रेड फोर्ट से निकाल के दिल्ली के किसी और एरिया में रहने की जगह दे दी जाएगी, लेकिन रेड फोर्ट में ये लोग अब नहीं रहेंगे। और कैनिंग ने तो ये भी कहा था कि बहादुर शाह जफ़र जो है वो लास्ट मुग़ल किंग होगा, इसके बाद जो उसके डिसेंडेंट्स होंगे उनको प्रिंस बोला जाएगा, लेकिन किंग वो लोग नहीं होंगे। मींस इतने ज़्यादा वीक हो गए थे अब जो हैं वो मुग़ल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है पीजेंट्स एंड द सिपॉइज़। तो पीजेंट्स और जो ज़मींदार थे वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स जो है वो गवर्नमेंट को, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को पे कर रहे थे, और बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन का इनका मेथड था। और कई लोगों को तो लोन, मतलब अपने मनी लैंडर्स को लोन पे नहीं कर पा रहे थे, और उनकी जनरेशन्स जो है वो एक डेट ट्रैप में फंसती जा रही थी। तो इंडियन सिपॉइज़ जो है कंपनी में एम्प्लॉयड थे, वो लोग भी हैप्पी नहीं थे। क्या प्रॉब्लम थी उनकी
कि फ़र्स्ट थिंग उनको सैलरीज़ बहुत कम दी जाती थी, उनको बहुत लोअर रैंक पे ही जॉब्स दी जाती थी, हाई रैंक उन्होंने अपने लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने रिज़र्व करे हुए थे। तो उनकी जो सर्विसेज की कंडीशंस थी वो उनको पसंद नहीं थी। तो इस तरह से वो भी जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट थे, और ये सारी डिसलाइकिंग जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट बहुत सारे लोगों की, वो एक रिवोल्ट का जो कारण बन गई। ठीक है, तो अभी यहाँ देखते हैं कि सिपाहीज़ जो हैं उन्होंने रिवोल्ट एक्चुअली किया क्यों था, कि कंपनी ने जो है वो हम 1857 वाला चैप्टर अलग से देखेंगे, अभी यहाँ डिटेल में नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म्स। तो ब्रिटिश बिलीव दैट इंडियन सोसाइटी हैड टू बी रिफॉर्म। तो ब्रिटिश ये मान रहे थे कि इंडियन सोसाइटी को रिफॉर्म करना ही पड़ेगा। लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती एंड टू इंकरेज द रीमैरिज ऑफ विडोज़। तो ब्रिटिशर्स जो हैं कुछ लॉज लेके आए थे, क्योंकि यहाँ काफ़ी आउटडेटेड, जो आप कह सकते हैं कि पुराने तरीके के लॉज थे कि सती कर देते थे। मतलब अगर एक किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई तो वाइफ को उसके साथ ही ज़िंदा जला दिया जाता था, या फिर विडोज़ को रीमैरिज करने का अलाउ नहीं था, उसको परमिशन नहीं थी। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इन लॉज के अगेंस्ट बोल रहे थे वो। तो वो कह रहे थे कि कोई भी रीमैरिज कर सकता है, तो उसमें क्या है, और सती की तो बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। मतलब क्यों सती, किसी भी जिंदा इंसान को क्यों जलाना है। तो इंग्लिश जो है एज अ लैंग्वेज इन एजुकेशन सिस्टम वो प्रमोट की थी लॉर्ड मैकॉले ने। फर्स्ट टाइम इंग्लिश के लिए एक बजट पास हुआ था 1 लाख का, तो वो हमारे लिए अच्छा था। लेकिन वो लोग मतलब उस टाइम पे ये लोग इन बातों के बहुत अगेंस्ट थे। उनको लग रहा था कि हमें कोई हमारी ही धारणाओं के अगेंस्ट भड़का रहा है, हमारे जो कस्टम बिलीफ हैं उनको कोई तोड़ रहा है। तो 1830 में कंपनी अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज टू फंक्शन फ्रीली इन इट्स डोमेन एंड इवन ओन लैंड एंड प्रॉपर्टी। तो क्रिश्चियंस को कंपनी ने अलाउ कर दिया था कि वो लैंड जो है वो यहाँ पे ले सकते हैं। और इन 1850 अ न्यू लॉ वाज पास टू मेक कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी ईजियर। तो 1850 में एक ऐसा लॉ लेके आए कि आप बहुत इजीली क्रिश्चियन बना सकते हो। मतलब उनको कहीं ना कहीं हक दे दिया है कि आप लोगों का धर्म जो है वो परिवर्तित कर सकते हो। तो दिस लॉ अलाउड एन इंडियन हु हैड कन्वर्टेड टू क्रिश्चियन टू इनहेरिट द प्रॉपर्टी ऑफ हिज इंसेस्टर्स। तो इस लॉ में क्या था कि अगर किसी ने अपना धर्म भी चेंज कराया तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग क्या था कि उसको उस प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया जाता था। बट अब ये ऐसा लॉ लेके आए कि आप उस प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर पाएंगे। तो मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट द ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर रिलीजन। तो लोग ये मान रहे थे कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो उनके रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं और उनका ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है वो उसमें काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं, जो कि लोगों को बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। तो नेक्स्ट है थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल टू। तो इसमें क्या है, ये आप देख रहे हैं पिक्चर में कि 2 सिपाहीज़ बात कर रहे हैं कि बाज़ार में कैसे र्यूमर्स हैं, नॉर्थ इंडिया में क्या हो रहा है। तो थ्रू द आइज़ ऑफ द पीपल, अब लोगों की नज़र से अगर हम देखें, टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ व्हाट पीपल वर थिंकिंग दोज डेज अबाउट द ब्रिटिश रूल, स्टडी सोर्सेज 1 and 2। अब ये है कि लोग क्या सोच रहे थे। अब लोग एक्चुअली ये सोच रहे थे कि इससे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मतलब अगले जन्म में शायद हम इंसान बनेंगे नहीं बनेंगे, मतलब भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे अगर हमने ये रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं हमारे इनको तोड़ दिया। तो इस तरह से लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अगेंस्ट थे ब्रिटिशर्स के इन बातों के लिए। ठीक है, तो उसके बाद आता है अ म्यूटनी बिकम्स अ पॉपुलर रिबेलियन। तो ये जो म्यूटनी थी, मतलब 1857 का जो रिवोल्ट था, ये एक बहुत ही पॉपुलर जो है वो रेवोल्यूशन बन गया। थ्रू स्ट्रगल्स बिटवीन द रूलर्स एंड द रूल्ड आउट आर नॉट अनयूजुअल। तो जो भी रूलर्स और इनके बीच में अनयूजुअल सी सिचुएशन बनी, तो इसके कारण क्या हुआ कि समटाइम्स सच स्ट्रगल बिकम क्वाइट वाइड स्प्रेड एज अ पॉपुलर रेजिस्टेंस टू द पावर ऑफ स्टेट ब्रेकडाउन। तो कई बार ऐसे रेवोल्यूशंस क्या होते हैं कि जो भी स्टेट में पावर है उसको तोड़ने के बहुत ज़्यादा काम आते हैं। तो ऐसा ही हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी को तोड़ने में भी ये रेवोल्यूशन जो है वो बहुत काम आया। तो क्या हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जब ये रेवोल्यूशन आया, मतलब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि आफ्टर दैट रिवोल्ट ईस्ट इंडिया कंपनी को एबॉलिश कर दिया गया, इंडिया से बाहर निकाल दिया गया, और डायरेक्टली क्राउन जो है, मतलब ब्रिटेन में जो क्वीन है वो जो है वो डायरेक्टली रूल करने लगे थे। मतलब कहीं ना कहीं
कुछ असर तो हुआ था, मतलब उनको ये समझ आया था कि हमें लोगों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेटिस्फाई तो करना ही होगा जैसा वो चाहते हैं। तो म्यूटनी क्या होता है? व्हेन सोल्जर्स जो है वो डिसओबे करते हैं आर्मी में अपने ऑफिसर को, उसको म्यूटनी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ कि वेरी लार्ज नंबर ऑफ पीपल बिगेन टू बिलीव दैट अ कॉमन एनिमी एंड राइज अप अगेंस्ट द एनिमी एट द सेम टाइम, कि अगर हम 2 लोगों का 4 लोगों का एक ही दुश्मन है तो हम सब इकट्ठे होकर लड़ सकते हैं। तो ऐसा ही इनिशिएटिव लिया गया, आपस में कम्युनिकेट करा गया, थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करा गया और फिर जो है वो रिवोल्ट स्टार्ट हो गया। तो ऐसे ही नॉर्दर्न पार्ट में इंडिया में 1857 में हुआ। आफ्टर 100 ईयर्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है वो 1857 में एक बहुत ही बड़ा रिबेल जो है वो देखना पड़ा, और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी इतना डर गई थी कि कहीं हमारा जो एग्जिस्टेंस है वो इंडिया में ख़त्म ना हो जाए। तो अब ये सिपाहीज़ जो हैं वो स्टार्ट हुआ था, मतलब ये मेरठ से, और लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो है वो रोज अप हो गई थी इस रिबेल में। सम रिगार्ड इट एज बिगेस्ट आर्म्ड रेजिस्टेंस टू कॉलोनियलिज्म, और कुछ तो इसको ये समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट ये बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस था। और नेक्स्ट आता है ये बैटल में आप देख रहे हैं 1857 की बैटल में कि बहुत सारे लोग जो है वो आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली। तो इसमें क्या था, ऑन 29 मार्च 1857 में यंग सोल्जर मंगल पांडे आमिर खान की एक मूवी भी देखी होगी, जो आपने सुनी होगी, कहीं ना कहीं ट्रेलर देखा होगा। तो उसको डेथ मतलब हैंग टू डेथ मतलब फांसी दे दी थी फॉर अटैकिंग हिज ऑफिसर एट बैरकपुर। तो बैरकपुर में उसने अपने ऑफिसर के अगेंस्ट अटैक किया था, तो उसको फांसी दे दी थी। अब कुछ दिनों बाद ही जो है वो कुछ सिपाही ऑफ द रेजिमेंट जो है एट मेरठ रिफ्यूज़ टू डू द आर्मी ड्रिल यूजिंग द न्यू कार्ट्रिजेज। अब क्या था, एक नए तरह के कार्ट्रिज आए थे। तो नए तरह के कार्ट्रिज का मतलब है कि एक ऐसी बुलेट थी जिसको चलाने से पहले मुंह से उसका कैप निकालना पड़ता था, ठीक है। अब ये जो कैप था ये प्लास्टिक कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं कि फ्लैश से बना हुआ था, पिग के, ठीक है। अब हिंदू धर्म के तो वैसे ही अगेंस्ट है कि एनिमल फ्लैश को आप मुंह कैसे लगा सकते हैं। तो हिंदू जो सोल्जर्स थे वो इसलिए अगेंस्ट थे कि आपने ये मटेरियल ही क्यों यूज़ किया है। और जो मुस्लिम सोल्जर्स थे वो पिग मतलब मुस्लिम जो हैं वो वैसे तो नॉन वेज कंज्यूम करते हैं बट वो पिग को नहीं करते हैं, तो वो इसलिए अगेंस्ट थे कि पिग का फ्लैश ही हम मुंह में क्यों लगाएं। तो इस तरह से उनको एक कॉमन मोटिव मिल गया उनके अगेंस्ट बोलने का। तो ये जो कार्ट्रिजेस थे ये एक बड़ा कारण बने 1857 के रिवोल्ट का। तो उसके बाद है कि जो है काऊ और पिग का फैट इस पे कोट किया गया था। तो 85 सिपाहीज वर डिसमिस्ड फ्रॉम सर्विस एंड सेंटेंस्ड टू 10 ईयर इन जेल फॉर डिसओबेइंग देयर ऑफिसर्स। तो 9 मई को क्या हुआ था कि बहुत सारे सिपाहियों को जेल में डाल दिया था क्योंकि उन्होंने अपने ऑफिसर्स को डिसओबे किया था, उनकी बात नहीं मानी थी, मतलब उन कार्ट्रिजेस को टच नहीं किया था। तो रिस्पॉन्स ऑफ द अदर इंडियन सोल्जर्स इन मेरठ वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो क्या हुआ था, ऑन 10 में द सोल्जर्स जो हैं मार्च टू द जेल इन मेरठ एंड रिलीज द इम्प्रिजन सिपाहीज। तो वो जेल की तरफ गए और उनको रिलीज़ करा दिया। दे अटैक्ड एंड किल्ड ब्रिटिश ऑफिसर्स, उन्होंने अटैक करा उन पे और उनको मार दिया, और उनकी सारी गन्स जो हैं और एम्यूनिशंस आर्म्स जो हैं वो सारे कैप्चर कर लिए, और उन्होंने कहा कि हम फिरंगीज़ के अगेंस्ट वॉर करेंगे। द सोल्जर्स वर डिटर्मिन टू ब्रिंग एन एंड टू देयर रूल इन द कंट्री, और वो कह रहे थे कि हम इनके रूल को ख़त्म कर देंगे अपने देश में। तो बट हु वुड रूल द लैंड इंस्टेड, लेकिन अब ये रूल नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उनके पास एक आंसर था कि कौन करेगा, मुग़ल एम्परर बहादुर शाह जफ़र। तो सिपाहीज ऑफ मेरठ रोड ऑल नाइट ऑफ 10 मई टू रीच दिल्ली। तो मेरठ से दिल्ली पहुँचे पूरी रात ट्रेवल करके। एज न्यूज़ ऑफ देयर अराइवल स्प्रेड द रेजिमेंट स्टेशन इन दिल्ली आल्सो रोज अप इन रिबेलियन। तो जैसे ही उनको न्यूज़ मिली वो तैयार हो गए लड़ने के लिए। अगेन ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड, आर्म्स एंड एम्यूनिशन सीज। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स को मारा गया, उनके आर्म्स जो हैं वो सीज़ कर लिए गए, बिल्डिंग्स को आग लगा दी गई, और ट्रिम्फर्ड सोल्जर्स जो हैं वो गैदर हो गए रेड फोर्ट की वॉल्स के अराउंड, और जहाँ पे बादशाह जो है वो रहता था, और लोगों ने कहा, सोल्जर्स ने कहा कि हम बादशाह को मिलना चाहते हैं। तो द एम्परर वॉज नॉट क्वाइट विलिंग टू चैलेंज द माइटी ब्रिटिश पावर बट द सोल्जर्स परसिस्टेड।
एम्परर जो है वो तैयार नहीं था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने को, बट सोल्जर्स ने ऐसा उनको बनाया। दे फोर्स देयर वे इनटू द पैलेस एंड प्रोक्लेम्ड बहादुर शाह जफ़र एज देयर लीडर। तो उन्होंने कहा कि हम आपको अपना लीडर मानेंगे, आप ही हमारे जो हैं वो राजा रहेंगे। तो द एजिंग एम्परर हैड टू एक्सेप्ट दिस डिमांड, तो वो मान गए। ही रोट लेटर्स टू ऑल द चीफ्स एंड रूलर्स ऑफ द कंट्री टू कम फॉरवर्ड एंड ऑर्गेनाइज अ कॉन्फेडरेसी ऑफ इंडियन स्टेट्स टू फाइट द ब्रिटिश। तो उन्होंने जो है वो दूसरी इंडियन स्टेट्स को भी कहा कि ब्रिटिश के अगेंस्ट हमें लड़ाई लड़नी होगी। तो बहादुर शाह ज़फ़र के इस स्टेप के साथ बहुत सारी इम्प्लीकेशंस जो है वो सामने आई। द मुगल डायनेस्टी हैड रूल्ड ओवर अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक बहुत बड़े एरिया में रूल किया था। तो मोस्ट स्मॉलर रूलर्स एंड चिफ्टियंस कंट्रोल डिफरेंट टेरिटरीज ऑन बिहाफ ऑफ द मुगल रूलर। तो मुगल रूलर्स के अंडर ही जो है वो बहुत सारे लोग और जगहों पे भी रूल कर रहे थे। और थ्रेटन बाय द एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, मैनी ऑफ देम फेल्ट दैट मुगल एम्परर would rule again, they too would be able to rule their own territories once more under मुगल अथॉरिटी। तो उनको अब ये लग रहा था कि अगर मुगल रूल रहेगा तो हमारी अथॉरिटी भी बनी रहेगी, अगर मुगल रूल ही ख़त्म हो जाएगा तो हम भी ख़त्म हो जाएंगे। तो लोग जो हैं वो काफ़ी सपोर्ट कर रहे थे बहादुर शाह ज़फ़र को या फिर सिपाही को। तो ब्रिटिश हैड नॉट एक्सपेक्टेड दिस टू हैपन, तो ऐसा तो ब्रिटिशर्स ने माना ही नहीं था। तो उनको लगा कि दे थॉट दैट द डिस्टर्बेंस कॉज्ड बाय द इशू ऑफ द कार्ट्रिजेस वुड डाई डाउन। तो उनको लगा कि ये छोटा सा इशू है कार्ट्रिजेस को लेके, ये हो जाएगा ख़त्म। बट बहादुर शाह ज़फ़र जो है डिसीजन टू ब्लेस द रिबेलियन चेंज द इंटायर सिचुएशन। तो बहादुर शाह ज़फ़र की सपोर्ट के कारण सारा जो सिचुएशन है वो चेंज हो गया था और लोगों को ऐसा लगा कि हमें एक ऑल्टरनेटिव मिल गया है, हम ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ से हटा के बहादुर शाह ज़फ़र को अपना किंग बनाएंगे। तो इस तरह से जो रिबेल है ये स्प्रेड हो गया। तो कितना चैप्टर है ये, थोड़ा सा और कर लेते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। द रिबेलियन स्प्रेड्स, तो अब इसमें क्या है कि आफ्टर द ब्रिटिश वर रूटेड फ्रॉम दिल्ली देयर वाज नो अपराइजिंग फॉर ऑलमोस्ट अ वीक, इट टुक दैट मच टाइम फॉर न्यूज़ टू ट्रेवल। तो मतलब अ स्पर्ट ऑफ म्यूटनीज बिगिन, तब तक जो है वो टाइम लग गया, मतलब म्यूटनी जो है वो स्टार्ट हो गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स को थोड़ा तैयार होने के लिए उसमें टाइम लगा। एज द म्यूटनी स्प्रेड ब्रिटिश ऑफिसर्स वर किल्ड इन कंटेनमेंट। तो ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे, सोल्जर्स ने उनको मारना स्टार्ट कर दिया। रेजिमेंट आफ्टर रेजिमेंट म्यूटिनाइड एंड टुक ऑफ टू ज्वाइन अदर ट्रूप्स एट नोडल पॉइंट्स लाइक दिल्ली, कानपुर एंड लखनऊ। तो बहुत सारी रेजिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट एरिया से इनको ज्वाइन करने लगी थी और जो लोग जो हैं टाउन से, विलेजेस से, वो भी इनका साथ दे रहे थे और लोकल लीडर्स जो ज़मींदार, चीफ्स, ये सब भी जो हैं वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो फाइट करने को तैयार थे। नाना साहिब द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, जो हमने पहले पढ़ा था ऊपर, कि जो हु लिव नियर कानपुर गैदर्ड आर्म्ड फोर्सेज एंड एक्सपेल द ब्रिटिश गैरिसन फ्रॉम द सिटी। तो उन्होंने भी अपनी लड़ाई जो है वो स्टार्ट कर ली थी, क्योंकि हमने पीछे देखा था कि वो पेंशन के लिए ब्रिटिशर्स ने उनकी पेंशन की जो प्ली है वो रिजेक्ट कर दी थी। तो कहीं ना कहीं इनके पास भी एक मोटिव था उनके अगेंस्ट लड़ने का। तो ही प्रोक्लेम्ड हिमसेल्फ पेशवा, तो उसने जो है नाना साहिब ने अपने आप को एक पेशवा डिक्लेयर कर दिया कि दैट ही वाज द गवर्नर अंडर द एम्परर बहादुर शाह ज़फ़र। तो उन्होंने कहा कि हम बहादुर शाह ज़फ़र के अंडर जो है वो एक गवर्नर रहेंगे। तो लखनऊ में है जो विरजिस कदर द सन ऑफ द डिपोज नवाब वाजिद अली शाह, उसने भी अपने आप को नया नवाब डिक्लेयर कर दिया। तो ही टू एक्नॉलेज द सुजरनिटी ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, तो उसने भी यही मान लिया कि बहादुर शाह ज़फ़र हमारे किंग होंगे और हम उनके अंडर जो है वो काम कर लेंगे। तो हिज मदर बेगम हजरत महल टू कैन एक्टिव पार्ट इन ऑर्गेनाइजिंग द अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो उसकी मदर जो थी बेगम हजरत महल, उसने भी काफ़ी एक्टिव रोल प्ले किया। और झांसी में रानी लक्ष्मीबाई के पास भी एक बहुत बड़ा रीज़न था इनके अगेंस्ट होने का। क्या रीज़न था कि ब्रिटिश जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उनके अडॉप्टेड सन को उनका वारिस नहीं मान रही थी। तो तांत्या तोपे जो कि नाना साहिब का जनरल था, तो वो भी इनके अगेंस्ट था। तो इस तरह से लोग जो हैं वो इकट्ठे होते गए और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो एक बहुत बड़ी जो है वो टीम बन गई। मतलब सब लोगों के अपने अपने रीज़न्स थे, लेकिन फिर भी सब लोग जो हैं वो इकट्ठे हो गए, जिसके कारण ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो रिवोल्ट हो गया। सो इतना ही करते हैं। नेक्स्ट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।
होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। बाय।